योजनाएं। मध्य प्रदेश में कुल 22 परियोजनाओं में से 13 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं एवं 9 परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। वर्ष 2013-14 में 21 बड़ी योजनाओं से सिंचाई की गई। इसके अतिरिक्त 6 परियोजनाओं के विस्तार आधुनिकीकरण कार्य प्रगति पर है। मध्यम योजनाएं। मध्य प्रदेश में 141 मध्यम योजनाओं में से 110 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। इनमें से वर्तमान में 87 मध्यम योजनाओं से सिंचाई की गई। अन्य 31 मध्यम योजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं तथा 4 परियोजनाओं की शासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। लघु योजनाएं। मध्य प्रदेश में कुल स्वीकृत 5237 योजनाओं में से 4503 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं एवं 734 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माण के लिए विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 4611 परियोजनाओं से सिंचाई हेतु पानी मिलने लगा है। मध्य प्रदेश पूर्ण वृहद परियोजनाओं तथा उनसे लाभान्वित जिले एवं सिंचित क्षेत्र 2011-12 क्रमांक। प्रोजेक्ट बेसिन लाभान्वित जिला सिंचित क्षेत्र हेक्टेयर में 1 बाणसागर, सोन व गंगा, सीधी, रीवा, सतना, शहडोल के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश एवं बिहार 70,327। 2 प्रोजेक्ट बरियार बेसिन धसान एवं केन लाभान्वित जिला छतरपुर सिंचित क्षेत्र 20,000। 3 बारना बेसिन नर्मदा लाभान्वित जिला रायसेन सीहोर 48,281 सिंचित क्षेत्र। 4 चंबल नहर यमुना भिंड मुरैना शिवपुरी 2,50,945। 5 हरसी यमुना ग्वालियर 62,500। 6 खोलार नर्मदा नदी लाभान्वित जिला सीहोर 31,600। 7 महान प्रोजेक्ट गंगा सीधी जिला 9,015। 8 माही प्रोजेक्ट माही नदी लाभान्वित जिला धार झाबुआ 9,080। 9 प्रोजेक्ट राजघाट बेसिन बेतवा अशोकनगर शिवपुरी टीकमगढ़ भिंड दतिया लाभान्वित जिले 1,62,640। 10 रनगवा प्रोजेक्ट बेसिन धसान एवं केन लाभान्वित जिला छतरपुर सिंचित क्षेत्र 4,910। 11 प्रोजेक्ट सम्राट अशोक बेसिन बेतवा लाभान्वित जिला विदिशा रायसेन सागर सिंचित क्षेत्र 29,942। 12 प्रोजेक्ट संजय सरोवर बेसिन वेनगंगा लाभान्वित जिला सिवनी बालाघाट सिंचित क्षेत्र 57,255। 13 प्रोजेक्ट सिंध बेसिन सिंध लाभान्वित जिला ग्वालियर सिंचित क्षेत्र 40,577। 14 प्रोजेक्ट सुक्ता बेसिन नर्मदा लाभान्वित जिला खंडवा सिंचित क्षेत्र 7,006। 15 प्रोजेक्ट तवा बेसिन नर्मदा लाभान्वित जिला होशंगाबाद हरदा 2,37,623 सिंचित क्षेत्र। 16 थावर बेनगंगा सिवनी बालाघाट 10,036। 17 उर्मिल धसान केन छतरपुर 4,824। 18 भांडेर नहर ग्वालियर दतिया। 19 चंबल प्रोजेक्ट बेसिन गंगा भिंड मुरैना श्योपुर 2,50,900। सिंचाई परियोजनाओं का वितरण। मध्य प्रदेश में पूर्ण हुई वृहद परियोजनाएं कुछ ही भागों में केंद्रित है। 3 योजनाएं चंबल क्षेत्र, 2 अकेले छतरपुर जिला तथा 3 विदिशा रायसेन सीहोर में स्थित है। होशंगाबाद हरदा श्योपुर मुरैना ग्वालियर भिंड बालाघाट रायसेन आदि जिलों में इन वृहद योजनाओं के कारण ही सिंचित क्षेत्र बढ़ा सके हैं। इन जिलों में नहरों से सिंचित भूमि का हिस्सा अपेक्षया अधिक है। मध्य प्रदेश में वृहद परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना भिंड जिले में स्थापित पगारा परियोजना है, जिसकी अर्जित क्षमता 17,085 हेक्टेयर है। नर्मदा नदी बेसिनवार सिंचाई
योजनाओं की सर्वाधिक संख्या नर्मदा बेसिन में है। नर्मदा घाटी योजना भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण योजना है। इसमें केवल मध्य प्रदेश में ही 29 वृहद, 450 मध्यम तथा 3000 से अधिक लघु योजनाओं के निर्माण का कार्यक्रम है। नर्मदा घाटी में पूरे किए गए और निर्माणाधीन बड़ी परियोजनाएं रानी अवंती बाई सागर, बरगी जबलपुर, तवा होशंगाबाद, कोलार सीहोर, बारना रायसेन, सुकता खंडवा, मान धार, शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर, जोबट, झाबुआ और मटियारी मंडला हैं। गोदावरी बेसिन में भी 3 बड़ी योजनाएं पेंच घाटी, छिंदवाड़ा, बावनथड़ी और ऊपरी वेनगंगा दोनों सिवनी में हैं। यमुना बेसिन क्षेत्र में निर्मित निर्माणाधीन 5 बड़ी परियोजनाएं मोहनी पिकअप वियर 1 तथा 2, शिवपुरी, राजघाट, गुना, भांडेर नहर, दतिया और हलाली रायसेन विदिशा हैं। गंगा बेसिन में 4 बड़ी परियोजनाएं बाणसागर, बरियारपुर नहर योजना, उर्मिल नहर योजना और रनगवा परियोजना पूरी हो गई हैं। जल उपभोक्ता संघ मध्य प्रदेश में विकसित की जा रही सरकारी क्षेत्र की सिंचाई क्षमता के प्रबंधन और उपभोग में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए जल उपभोक्ता संघों का गठन किया गया है, जिसके लिए सन 1999 में एक अधिनियम पारित किया गया है। इस तरह मध्य प्रदेश जल उपभोक्ता संघ बनाने वाला आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बन गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 2062 जल उपभोक्ता संघ कार्यरत हैं, जो 20 लाख हेक्टेयर कमांड क्षेत्र के सिंचाई प्रबंधन में भाग लेते हैं। पेज 90। मध्य प्रदेश प्रमुख बांध। मध्य प्रदेश में प्रथम बांध पगारा बांध है, जिसका निर्माण भूतपूर्व ग्वालियर रियासत में वर्ष 1927 में हुआ था। सन 1940 से 44 में ग्वालियर रियासत में शंख असन प्रोजेक्ट, काकेटो बांध, हरसी बांध और तिगरा बांध का निर्माण किया गया है। 3 तालाब। मध्य प्रदेश में वर्ष 2016-17 में तालाबों की सिंचाई शुद्ध सिंचित क्षेत्र का मात्र 2.99% है। 2,995.1 हजार हेक्टेयर भाग पर होता है। मध्य प्रदेश में वर्ष 1950-51 में 16.9% भूमि पर तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती थी, जो वर्ष 2016-17 में घटकर 2.99% रह गई है। इसका मुख्य कारण असमान धरातल, अप्रवेश्य चट्टानें एवं अधिक वर्षा है। मध्य प्रदेश में तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र सबसे अधिक क्षेत्रफल बालाघाट जिले में 29,533 हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश में तालाब द्वारा सिंचित क्षेत्र में इसके हिस्से की दृष्टि से बालाघाट 21.2% का स्थान प्रथम है। इसके बाद क्रमशः झाबुआ 19.7% और अलीराजपुर 13.6% का स्थान आता है। अन्य स्रोतों से सिंचाई के अन्य स्रोतों में नदी, नाले, पोखर आदि सम्मिलित किए जाते हैं। प्रदेश में इन साधनों द्वारा सिंचाई में लगातार वृद्धि की जा रही है। मध्य प्रदेश में वर्ष 1950-51 में 3.9% कृषित भूमि पर अन्य साधनों के द्वारा सिंचाई होती थी, जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 12.4% 1,224.4 हजार हेक्टेयर हो गई है। मध्य प्रदेश में अन्य स्रोतों द्वारा सिंचाई के क्षेत्र में विदिशा जिला का प्रथम स्थान है। इसके बाद क्रमशः टीकमगढ़, पन्ना और सागर जिले का स्थान आता है। मध्य प्रदेश के शुद्ध सिंचाई संचित क्षेत्र में अन्य स्रोतों का सर्वाधिक हिस्सा पन्ना जिले 67.4% में है। मध्य प्रदेश सिंचित फसलें। मध्य प्रदेश में वर्ष 2016-17 में 10,671 हजार हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की गई है। इनमें से लगभग 3/4 शुद्ध सिंचित भूमि केवल 2 फसलों गेहूं और चना के अंतर्गत है। समस्त फसलों का सिंचित क्षेत्र वर्ष 2015-16 में 10,29 हजार हेक्टेयर एवं वर्ष 2016-17 में 10,671 हजार हेक्टेयर रहा। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में समस्त फसलों के सिंचित क्षेत्र में 6.40 की वृद्धि रही। इस अवधि में धान, गेहूं, समस्त दलहन, कपास, गन्ने, फल एवं सब्जियां एवं अन्य के अंतर्गत संचित क्षेत्र में क्रमशः
16.78%, 7.21%, 3.95%, 4.42%, 2.09%, 1.42%, 2.53% एवं 6.94% की वृद्धि हुई तथा गन्ना के संचित क्षेत्र में 7.69% की कमी आंकी गई है। फसल के अंतर्गत भूमि तथा उसमें संचित भूमि का हिस्सा की दृष्टि से खदानों में मध्य प्रदेश की संचित फसलें गेहूं का स्थान प्रथम है, जिसके 3/4 से अधिक 90.6% भाग पर सिंचाई की जाती है। यहाँ राज्य के कुल संचित भूमि का आधे से अधिक 56.73% है। मध्य प्रदेश बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। मध्य प्रदेश में कई नदियों पर सिंचाई योजनाओं के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। सभी परियोजनाओं में से 2 बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन पर तथा इनकी सहायक नदियों पर कई महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय बांध बनाए जा रहे हैं। ये नर्मदा एवं चंबल घाटी हैं। राज्य की कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं निम्नलिखित हैं। गंगा यमुना बेसिन की परियोजनाएं। 1. चंबल घाटी गांधी सागर योजना। यह परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की सम्मिलित बहुमुखी योजना है, जिसका आरंभ सन 1953-54 में की गई थी। इस योजना के 3 चरण हैं: गांधी सागर बांध, राणा सागर प्रताप योजना एवं जवाहर सागर योजना, कोटा बैराज योजना। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध और संबंधित नहरें हैं। गांधी सागर विद्युत केंद्र तथा कोटा बैराज द्वितीय योजना में पूरे किए गए थे तथा वर्ष 1960 में सिंचाई आरंभ की गई। गांधी सागर बांध की ऊंचाई 64 मीटर तथा इसकी लंबाई 514 मीटर है। यह बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अवस्थित है। राणा प्रताप सागर गांधी सागर से 56 किलोमीटर नीचे बना दूसरा बांध है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 54 मीटर तथा लंबाई 1143 मीटर है तथा इसके जलाशय की क्षमता 289.9 करोड़ घन मीटर है। जवाहर सागर राणा प्रताप सागर से 23 किलोमीटर नीचे बना बांध है, नीचे बांधा गया है तथा इसमें 1944 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त प्रदेश का जल एकत्रित होता है। कोटा शहर के पास कोटा बैराज बनाया गया है, जिसमें पानी को रोककर नदी का जल तल उठाया जाता है, जिससे इसके दोनों ओर बनी नहरों में पानी छोड़ा जा सके। कोटा बैराज का निर्माण 1954 में प्रारंभ हुआ तथा यह 1982 में पूरी कर ली गई। चंबल की बाईं ओर की नहरें राजस्थान के कृषि प्रदेश को सींचती हैं, जबकि दाहिनी ओर की नहरें राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को जल पहुंचाती हैं। पार्वती नदी क्रॉसिंग के बाद यह मध्य प्रदेश में प्रवेश करती हैं। मध्य प्रदेश की आरंभिक 179 किलोमीटर ऊपरी मुख्य नहर, 56 किलोमीटर लंबी निचली मुख्य नहर, 170 किलोमीटर लंबी शाखा नहरें तथा 1287 किलोमीटर प्रशाखा नहरें हैं। अम्बाह, मुरैना तथा मऊ नहरें तृतीय योजना काल में तैयार हो गई है तथा 3.50 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई की क्षमता प्रदान की गई है। इस परियोजना से श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले लाभान्वित हुए हैं। 2. राजघाट परियोजना। यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त अंतरराज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत चंदेरी के पास बेतवा नदी पर अशोकनगर और ललितपुर उत्तर प्रदेश की सीमा पर बांध बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 43.80 मीटर तथा लंबाई 562.5 मीटर है। राजघाट परियोजना से मध्य प्रदेश के गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, भिंड और टीकमगढ़ जिले लाभान्वित होंगे। 3. हरसी परियोजना। यह परियोजना सिंधु की सहायक नदी पार्वती पर ग्वालियर में स्थित है। हरसी परियोजना का निर्माण 1935 में किया गया। यह पूर्णतः मिट्टी का बना 2134 मीटर लंबा तथा अधिकतम 29.26 मीटर ऊंचा बांध है। हरसी परियोजना की मुख्य नहर 65 किलोमीटर लंबी है तथा वितरक नहरों की कुल लंबाई 483.3 किलोमीटर है। इसकी अधिकतम स्थापित सिंचाई क्षमता 30.2 हजार हेक्टेयर है। 4. बरियारपुर परियोजना। छतरपुर पन्ना सीमा पर केन नदी पर बने पुराने बरियार पिकअप जलाशय से 39 किलोमीटर लंबी बरियार लेफ्ट बैंक नहर बनाने की योजना है। 30 किलोमीटर लंबी दूसरी नहर उमराह ब्रांच है।
जिनसे छतरपुर जिले में सिंचाई की जाती है। केन की सहायक नदी कुटनी पर भी एक बांध बनाया गया है। 5. सम्राट अशोक सागर हलाली परियोजना। हलाली बेतवा की सहायक नदी है। विदिशा रायसेन की सीमा पर खोवा गांव के पास स्थित इस योजना में हलाली नदी पर एक 945 मीटर लंबे तथा 29.57 मीटर ऊंचे पक्के बांध का निर्माण किया गया है, जिससे रायसेन तथा विदिशा जिले की कृषित भूमि को सिंचाई के लिए जल मिलता है। इस योजना की 37,636 हेक्टेयर भूमि को सींचने की क्षमता है। 6. बाणसागर परियोजना। यह परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त अंतर्राज्यीय परियोजना है, जो सोन नदी पर मध्य प्रदेश के शहडोल जिला में देवलोन गांव में स्थित है। पेज 92। बाणसागर परियोजना के पश्चिम में सतना जिला तथा पूर्व में शहडोल जिला स्थित है। बाणसागर परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई बढ़ाना और जल विद्युत पैदा करना है। बाणसागर बांध की कुल लंबाई 1020 मीटर तथा ऊंचाई 67.5 मीटर है। बाणसागर परियोजना से मध्य प्रदेश के 209,000 हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश के 232,000 हेक्टेयर और बिहार के 94,000 हेक्टेयर की सिंचाई हो सकेगी। मध्य प्रदेश में इसके जल का उपयोग 4 स्थानों पर जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। 7. भांडेर नहर परियोजना। यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह नहर उत्तर प्रदेश की परीक्षा से निकलने वाली बेतवा नहर से चिरगांव के पास से निकाली गई है। भांडेर नहर परियोजना में मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के 44,534 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता स्थापित की गई है। मुख्य भांडेर नहर की लंबाई 58 किलोमीटर है। इस नहर से 86 किलोमीटर लंबी लहार नहर निकाली गई है। 8. उर्मिल परियोजना। यह परियोजना भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत केन की सहायक नदी उर्मिल नदी पर बांध बनाया गया है। इसकी दाहिनी मुख्य नहर की लंबाई 300 किलोमीटर तथा वितरक नहरों की लंबाई 105 किलोमीटर है। इन नहरों से छतरपुर जिले की 7,692 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए जल मिलता है। 9. सिंध परियोजना। यह परियोजना शिवपुरी में सिंध नदी पर स्थित है। इसके अंतर्गत मधीखेड़ा मोहिनी सागर नाम का 1072 मीटर लंबा बांध बनाया गया है। इस परियोजना में शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड और दतिया जिलों को सिंचाई हेतु पानी मिलता है। 10. बीला बांध परियोजना। इस परियोजना का निर्माण 1973 में सागर जिले की बीला नदी पर किया गया है। 12,267 हेक्टेयर सींचने की क्षमता वाली इस परियोजना से सागर तथा छतरपुर जिले में सिंचाई की जाती है। 11. महान गुलाब सागर परियोजना। यह परियोजना सीधी जिले की खड्डी गांव के पास बनास नदी की सहायक महान नदी पर स्थित है। महान गुलाब सागर परियोजना के बांध की ऊंचाई 182.5 मीटर तथा ऊंचाई 46 मीटर है, जिसमें 10.61 करोड़ घन मीटर जल संचित करने की क्षमता है। इस परियोजना के मुख्य नहर की लंबाई 57 किलोमीटर है। इस परियोजना द्वारा सीधी जिले की 19,740 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इस परियोजना की पहली अवस्था में 2009 में पूरी की गई तथा दूसरी अवस्था की योजना प्रस्तावित है। 12. रेंगवा हाई लेवल कैनाल। 1992 में निर्मित यह परियोजना मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। इसके अंतर्गत बन्नेल नाला पर बांध बनाया गया है। इससे इस राज्य में 17.1 हजार हेक्टेयर सींचने की क्षमता स्थापित की गई है, जिससे छतरपुर जिले को लाभ मिला है। बी. नर्मदा घाटी जल विकास परियोजनाएं। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 86.9% मध्य प्रदेश में स्थित है। शेष 11.5% गुजरात तथा 1.6% महाराष्ट्र में आता है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा 75% विश्वसनीयता के आधार पर नर्मदा का कुल प्रवाह 3453.7 करोड़ घन मीटर आंका गया है। इस कुल मात्रा में से मध्य प्रदेश को
2251.1 करोड़ घन मीटर, गुजरात को 1110.1 करोड़ घन मीटर, राजस्थान को 61.67 करोड़ घन मीटर तथा महाराष्ट्र को 30.84 करोड़ घन मीटर आवंटित किया गया है। मध्य प्रदेश को आवंटित जल के उपयोग हेतु राज्य में 29 वृहद, 135 मध्यम तथा 3000 से अधिक लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इन परियोजनाओं से 27.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई तथा लगभग 2200 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रस्तावित है। रानी अवंतीबाई सागर बरगी परियोजना। नर्मदा घाटी में प्रस्तावित 30 बड़ी परियोजनाओं में बरगी बांध पहली पूरी होने वाली परियोजना है। इसके अंतर्गत बरगी डाइवर्सन तथा रानी अवंतीबाई लोधी सागर प्रोजेक्ट, इस बांध पर आधारित 2 सिंचाई परियोजनाएं हैं। यह बांध जबलपुर से 43.2 किलोमीटर दूरी पर बिजोरा गांव के निकट नर्मदा पर बनाया गया है। बांध की कुल ऊंचाई 59 मीटर है और कुल लंबाई 5.4 मीटर है। इस परियोजना द्वारा 105 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता स्थापित की गई है और 4 इकाई द्वारा उत्पादन शुरू हो गया है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले मंडला, जबलपुर और सिवनी जिले हैं। इससे जबलपुर नगर को पेयजल की आपूर्ति भी होती है। बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बरगी बांध की दाई तट नहर से जबलपुर, कटनी, रीवा एवं सतना जिलों में 3.77 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित है। यह एक अंतरबेसिन परियोजना है। 2. तवा घाटी परियोजना। 1978 में निर्मित इस परियोजना के तहत नर्मदा की सहायक तवा नदी होशंगाबाद जिले में एक 1448.7 मीटर लंबा और 57.9 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस बांध का कुछ भाग पक्का और कुछ भाग कच्चा है। इस बांध से निकाली गई 185.5 किलोमीटर लंबी बाई मुख्य नहर से 1.86 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। बाई नहर के मुख पर एक जल विद्युत का प्लांट सन 1997 से कार्यरत है, जिससे 20,000 किलोवाट विद्युत उत्पादन होता है। दाई नहर 4 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलती है, जो 23 किलोमीटर लंबी बागरा शाखा तथा 59.59 किलोमीटर लंबी पिपरिया शाखा को पानी पहुंचाती है। 3. मटियारा बांध परियोजना। 2001 में पूरी की गई यह योजना नर्मदा बेसिन में मंडला जिले में बंजर की सहायक नदी मटियारी पर बनी है। इसकी लंबाई 1131 मीटर तथा अधिकतम ऊंचाई 28.1 मीटर है। इस परियोजना से 2 प्रमुख नहरें निकाली गई हैं। बाई नहर 35.7 किलोमीटर तथा दाहिनी 37.7 किलोमीटर लंबी है। 4. बारना घाटी परियोजना। यह परियोजना रायसेन जिले की बरेली तहसील के बाड़ी गांव के पास बारना नदी पर बना है, जिसकी कुल लंबाई 432 मीटर है तथा अधिकतम ऊंचाई 47.7 मीटर है। इस परियोजना से निकली मुख्य नहरें 39.6 किलोमीटर लंबी है तथा इससे रायसेन तथा सीहोर जिलों की 62,376 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है। इसके कमांड क्षेत्र में 198 गांव आते हैं। 5. कोलार परियोजना। यह सिंचाई तथा पेयजल आपूर्ति परियोजना है जो नर्मदा की सहायक कोलार नदी पर सीहोर जिले के लवाखेड़ी गांव के समीप स्थित है। बांध की लंबाई 1020 मीटर तथा ऊंचाई 45 मीटर है। जलाशय से सीहोर जिले की बुधनी और नसरुल्लागंज में सिंचाई की सुविधा मिली है। इसी जलाशय से भोपाल को पेयजल की आपूर्ति भी होती है। 6. सुकता परियोजना। यह परियोजना छोटा तवा बेसिन में सुकता नदी के ऊपर खंडवा जिले में स्थित है। इस परियोजना का निर्माण वर्ष 1973 में प्रारंभ किया गया, जो वर्ष 1984 में बनकर तैयार हुआ। यह एक मिट्टी का बना बांध है। 7. पुनासा लिफ्ट परियोजना। यह परियोजना खंडवा जिले में चंदेल गांव के समीप स्थित है, जिसका उद्देश्य इस जिले की 36,758 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा की स्थापना करना है। मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी में प्रस्तावित एवं पूर्ण की गई वृहद परियोजनाएं।
क्रमांक, योजना का नाम, नदी, जिला, प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र लाख हेक्टेयर में, प्रस्तावित विद्युत क्षमता मेगावाट में। पूर्ण की गई परियोजनाएं: 1 बरगी अवंती बाई लोधी सागर नर्मदा जबलपुर 5,96,115 मेगावाट। ए बाई तट नहर नर्मदा जबलपुर 2,19,100। बी दाई तट नहर नर्मदा जबलपुर 3,77,015 मेगावाट। 2 तवा नदी पर होशंगाबाद में 2,46,900 लाख हेक्टेयर में 13.50 मेगावाट। 3 बारना नदी नर्मदा नदी जिला रायसेन 62,376 लाख हेक्टेयर। 4 सुकता भगवंत सागर सुकता नदी खंडवा 18,583। 5 कोलार नदी सीहोर जिला 60,900 4 मेगावाट क्षमता। 6 शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर जोबट हथनी नदी झाबुआ जिला 12,507। 7 मान नर्मदा धार जिला 17,700। 8 मटियारी बंजर मंडला जिला 13,662। निर्माणाधीन परियोजनाएं: 1 सरदार सरोवर नर्मदा केवड़िया ग्राम गुजरात 826 मेगावाट क्षमता। 2 इंदिरा सागर नर्मदा नदी खंडवा जिला 1,69,000 मेगावाट क्षमता। 3 ओमकारेश्वर नर्मदा नदी खंडवा जिला 2,83,324 520 मेगावाट क्षमता। 4 महेश्वर नर्मदा खरगोन जिला 4,000 मेगावाट क्षमता। 5 अपर वेदा नदी खरगोन जिला 13,365 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। यह परियोजना इंदिरा सागर परियोजना के कमांड का विस्तारित भाग है। इस परियोजना से पानी सीधे इंदिरा सागर जलाशय में लिफ्ट किया जाएगा। सिंचाई के साथ कमांड क्षेत्र के गांवों को पेयजल भी दिया जाना है। 8 मान परियोजना मान वृहद सिंचाई परियोजना धार जिले की मनावर तहसील के जीराबद ग्राम के पास निर्माणाधीन है। इस परियोजना से धार जिले की 15,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी एवं 57 आदिवासी ग्राम लाभान्वित होंगे। 9 शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर जोबट परियोजना इस परियोजना के अंतर्गत हथनी नदी पर झाबुआ जिले में बांध निर्माणाधीन है। इस परियोजना से धार जिले की 9,848 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। 10 इंदिरा सागर परियोजना यह परियोजना मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है। इस बहुउद्देशीय परियोजना का 23 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा शिलान्यास किया गया था। भारत सरकार द्वारा 13 अप्रैल एवं 7 अक्टूबर 1987 को इस योजना को क्रमशः पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृत एवं डूब में आने वाली वन भूमि के परिवर्तन को स्वीकृत करने के पश्चात 19 अक्टूबर 1987 को इस परियोजना का कार्य प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के तहत पुनासा के पास नर्मदा नदी पर 654 मीटर लंबा तथा 91.4 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस परियोजना से छोड़े जाने वाले नियंत्रित जल से ही निचले क्षेत्रों में स्थित ओमकारेश्वर, महेश्वर तथा सरदार सरोवर परियोजनाएं अपनी सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन की पूर्ण क्षमता प्राप्त कर सकेगी। इस योजना से नर्मदा घाटी के बाई तट पर खंडवा, खरगोन एवं बड़वानी जिलों की 1.69 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई प्रस्तावित है। इस परियोजना से 1015 मेगावाट विद्युत क्षमता विद्युत उत्पादन होना प्रस्तावित है। साथ ही इस क्षेत्र के निवासियों के घरेलू उपयोग के लिए और उद्योगों के लिए 7.4 करोड़ घन मीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। 11 ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना
यह परियोजना खंडवा जिले में मंदाता गांव के निकट स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 73 मीटर तथा लंबाई 949 मीटर है। यहां से निकली नहरों की स्थापित क्षमता 2,83,324 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की होगी, जो खंडवा, खरगोन, बड़वानी और धार जिलों में है। इस परियोजना पर प्रस्तावित जल विद्युत केंद्र की क्षमता 520 मेगावाट होगी, जिसकी 8 इकाइयां होगी। इसका प्रबंधन नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। 12 महेश्वर परियोजना। यह परियोजना मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर प्रस्तावित अंतिम वृहद परियोजना है। इस बांध की ऊंचाई 35 मीटर तथा शीर्ष की लंबाई 3,170 मीटर होगी। इस परियोजना में ओमकारेश्वर परियोजना से छोड़े जाने वाले पानी से 400 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। 13 सरदार सरोवर परियोजना। यह परियोजना 4 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस योजना के अंतर्गत के पूर्ण हो जाने पर मध्य प्रदेश को 826 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। यह बांध गुजरात प्रांत के केवड़िया ग्राम के पास बनाया जा रहा है। बेनगंगा बेसिन की परियोजनाएं। 1 थावर सिंचाई परियोजना। राजीव गांधी परियोजना। यह परियोजना मंडला जिले की नयनपुर तहसील के जुलपुर गांव के पास स्थित है। वेनगंगा की सहायक थावर नदी पर 27.1 मीटर ऊंचा तथा 990 मीटर लंबा बांध बनाया गया है। इसकी मुख्य नहर 48 किलोमीटर लंबी है। 2 पेंच व्यपवर्तन परियोजना। यह परियोजना कान्हा नदी की सहायक पेंच पर छिंदवाड़ा जिले की चौरई तहसील के मछगोरा गांव के समीप है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में 95,484 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा से उपलब्ध करना है। साथ ही इस परियोजना के अंतर्गत 500 मेगावाट जल विद्युत भी तैयार की जाएगी। इससे घरेलू उपयोग के लिए पानी भी दिया जाता है। इसके लिए 6,330 मीटर लंबा तथा 41 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस परियोजना से निकाली गई दाहिनी नहर की लंबाई 28.5 किलोमीटर तथा बाई विनी नहर की लंबाई 20.91 किलोमीटर है। इसके आगे बखरी नहर है। 3 ऊपरी वेनगंगा परियोजना। भीमगढ़ संजय सरोवर बांध। यह एक बड़ी सिंचाई परियोजना है। इसके अंतर्गत गोदावरी की सहायक नदी वेनगंगा पर सिवनी जिले में छपारा के पास 3,871 मीटर लंबा तथा 42.67 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। यह बांध एशिया के मिट्टी से बने बड़े बांधों में से एक है। इसकी भरण क्षमता 50.7 करोड़ घन मीटर की है। इस परियोजना से जुड़ी 4 प्रमुख नहर तंत्र हैं। दाहिनी मुख्य भीमगढ़ नहर मुख्य बांध से निकाली गई है, परंतु तिलवारा नहर तिलवारा फीडर से निकाली गई है। बालाघाट की धूती पिकअप वियर इसी योजना से संबद्ध है। इस परियोजना द्वारा सिवनी तथा छपारा नगरों की पेयजल आपूर्ति की जाती है। पेज 96। डी माही बेसिन की परियोजनाएं। माही परियोजना। यह परियोजना धार और झाबुआ जिलों में सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए माही नदी पर स्थापित है। इस परियोजना के अंतर्गत 2 बांध बनाए गए हैं। मुख्य बांध माही पर तथा सहायक बांध रामखेड़ा नाला पर बना है। मध्य प्रदेश जल संसाधन संबंधी योजना कार्यक्रम। 1 राज्य योजनाएं। मध्य प्रदेश सरकार की शासकीय स्रोतों से निर्मित सिंचाई क्षमता में वृद्धि के लिए कई वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। 2 राष्ट्रीय सम विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 10 जिले क्रमशः खरगोन, उमरिया, शहडोल, सतना, सीधी, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, बड़वानी एवं बालाघाट का चयन किया गया है। 3 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम HIVP। मध्य प्रदेश में अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को तय समय में पूर्ण करने के लिए भारत सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत ऋण सहायता प्रदान करती है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 90% तथा 90% की 25% राशि केंद्रीय ऋण अनुदान के रूप में देती है। 4 लघु सिंचाई कार्यक्रम। राज्य में
उपलब्ध जल संपदा के समुचित दोहन के लिए मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग की कूप निर्माण, नलकूप खनन तथा स्प्रिंकलर योजनाओं को केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को लाभान्वित करने हेतु संचालित किया जा रहा है, जिसमें नाबार्ड के मानकों के अनुसार अनुदान का प्रावधान है। 5. लघुत्तम सिंचाई कार्यक्रम। वर्ष 1980-81 में प्रदेश सरकार द्वारा 100 एकड़ तक के सिंचाई तालाब निर्माण करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। भूमिगत जल के असंयमित एवं अनियंत्रित दोहन तथा जल धारण करने वाली परतों में से प्राकृतिक रूप से जल भराव न होने एवं वर्षा की अनियमितता के कारण गिरते भूजल स्तर पर त्वरित नियंत्रण कर उसे ऊपर बढ़ाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2001 से इस योजना अंतर्गत परकोलेशन टैंक निर्मित किए जाने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत शासकीय भूमि पर ₹5 लाख की राशि तक के परकोलेशन टैंकों का निर्माण किया जाता है। 6. आयकर विकास कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में बेहतर भूमि प्रबंधन तथा वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन सिंचित क्षेत्रों के अधिकतम सिंचाई क्षमता का विकास एवं उपयोग कर कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से आयकट विभाग का गठन किया गया था। कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के तहत वर्तमान में 4 सिंचित क्षेत्र विकास CAD प्रकोष्ठ कार्यरत है, जिनके द्वारा 7 परियोजनाएं यथा रानी अवंतीबाई सागर, कोलार वैनगंगा बांध, हरसी परियोजनाएं आदि चालू रखी गई हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 5.44 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र सम्मिलित है। मार्च 2010 तक 1.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फील्ड चैनल का निर्माण किया गया है। भारत सरकार द्वारा कुंवर चैन सागर परियोजना दूधी को CAD कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। इन आयकट विकास प्राधिकरणों के माध्यम से सिंचित क्षेत्रों में निर्मित सिंचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग कर कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु कृषकों के खेतों तक पानी पहुंचाने हेतु सिंचाई नालियां, फील्ड चैनल एवं जल निकास नालियों का निर्माण, कोलाबा के नीचे जल के उपयुक्त वितरण के लिए बाराबंदी, जलमग्नता निदान, टॉप-टेप ट्रायल तथा कृषकों का भ्रमण प्रशिक्षण तथा सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी PIM इत्यादि योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। सिंचाई, कृषि तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों तथा कृषकों को भूमि एवं जल प्रबंधन के तकनीकी प्रशिक्षण हेतु राज्य में USAID की सहायता से मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान वाल्मी की स्थापना की गई है। संस्थान द्वारा सिंचाई प्रबंधन एवं भूमि विकास संबंधी अनुसंधान, भूमि सुधार परामर्श तथा जल संसाधन, कृषि एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों कृषकों को प्रशिक्षण देना एवं सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। वर्तमान में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान को ग्रामीण विकास विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है। जल संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली के 25 फरवरी 2004 के आदेश द्वारा कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का नाम बदलकर कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम कर दिया गया। इसके साथ ही कुछ पुरानी गतिविधियों को बंद कर करेक्शन ऑफ सिस्टम डेफिशिएंसी तथा रिनोवेशन सिल्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग टैंक की गतिविधियां शामिल की गई। 7. विदेशी सहायता से चलाई जा रही राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। मध्य प्रदेश की सतही जल भूगर्भीय जल की गुणवत्ता के आंकड़े जुटाने एवं जल गुणवत्ता के अध्ययन से संबंधित तकनीकी क्षमताओं का विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई। प्रथम चरण 1995 से 2003 के दौरान विश्व बैंक द्वारा 42 करोड़ की प्रतिपूर्ति की गई, जबकि कुल व्यय ₹55 करोड़ हुआ।
द्वितीय चरण 2006 से 12 की स्वीकृति 19 फरवरी 2006 को विश्व बैंक द्वारा दी गई। नदी संयोजक परियोजना, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। हमारे देश भारत में जल संसाधन का असमान वितरण तो है ही, साथ ही एक समय में किसी भाग में बाढ़ तो किसी भाग में सूखा, दोनों ही दशाएं मौजूद रहती हैं, जो चिंता का एक महत्वपूर्ण विषय है। पुनः बढ़ती आबादी के कारण जल की बढ़ती मांग से असमान वितरित जल संसाधन पर काफी दबाव बढ़ रहा है। साथ ही खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने तथा कृषि में विविधता लाने की भी तीव्र आवश्यकता है। इन्हीं चिंताओं को दूर करने हेतु 1972 ईस्वी में के.एल. राव ने एक नदी बेसिन से दूसरे नदी बेसिन में जल के स्थानांतरण का विचार दिया तथा गंगा कावेरी नहर की योजना प्रस्तावित की। आगे चलकर दस्तूर ने ग्रैंड कैनाल्स बनाने का प्रस्ताव रखा। इन दोनों विचारों को राष्ट्रीय समेकित जल संसाधन विकास आयोग ने अव्यवहार्य बताया। बाद में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के माध्यम से 2003 में राष्ट्रीय नदी संयोजक परियोजना प्रस्तावित की गई, जिसका लक्ष्य संभावित जलाधिक्य वाले हिमालयीन नदी क्षेत्रों से जल भराव वाले पश्चिमी और प्रायद्वीपीय नदी बेसिनों में जल का स्थानांतरण करना है। यह परियोजना 2 खंडों में विभक्त की गई है, एक हिमालयीन नदियों को जोड़ना तथा दूसरे प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ना। हिमालयीन नदी संयोजन में कुल 14 लिंक का प्रस्ताव है तथा प्रायद्वीपीय नदियों के कुल 16 लिंक प्रस्तावित है। इनमें 2 लिंक केन बेतवा तथा पार्वती काली सिंध चंबल मध्य प्रदेश में आती हैं। केन बेतवा लिंक के माध्यम से इन दोनों नदियों को जोड़ा जाना है। बुंदेलखंड में स्थित इस परियोजना से मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश को सिंचाई जल मिलेगा। इसमें केन नदी पर परीक्षा जलाशय से ऊपर बांध बनाया जाना है, जहां से केन का जल बेतवा की ओर मोड़ा जाएगा। इससे मध्य प्रदेश को 40,000 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा तथा दोनों नदियों की लिंक योजना में मार्ग में पड़ने वाले गांवों को पेयजल मिल सकेगा। इस योजना द्वारा 72 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक के द्वारा पार्वती और काली नदियों का पानी चंबल पर बने गांधी सागर और राणा प्रताप सागर में पहुंचाया जाना प्रस्तावित है। इनसे राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़, गुना, अशोकनगर जिलों में सिंचाई हो सकेगी। इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध पतनपुर पार्वती नदी, मोहनपुरा नेबाज नदी और कुंडलिया काली सिंध नदी बनाया जाना है। मध्य प्रदेश जल भरण क्षेत्र का विकास। नदी घाटी की तरह जल भरण क्षेत्र को एक भौतिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है तथा इसका उपयोग एकीकृत विकास नियोजन में किया जाता है। जल भरण क्षेत्र का विकास बेकार भूमि के विकास का एक समग्र उपागम है, जिसमें अति सूक्ष्म जल विभाजक क्षेत्र की भूमि के विकास के लिए एकीकृत योजना बनाई जाती है। इन योजनाओं में मिट्टी और नमी संरक्षण, वर्षा जल एकत्रित करने हेतु विभिन्न ढांचा बनाना, वन लगाना, बागवानी, चारागाहों का विकास और अन्य सार्वजनिक साधनों के विकास संबंधी कार्यक्रम को सम्मिलित किया जाता है। इस तरह की योजनाओं में भूमि की क्षमता और स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और सहभागिता को ध्यान में रखा जाता है। जल संभर क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों द्वारा अलग अलग उद्देश्यों से किया जाता है। कृषि और सहकारिता विभाग वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए एक कार्यक्रम राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना के नाम से चलता है। वाटरशेड विधि का प्रयोग कई अन्य कार्यक्रमों
को पूरा करने हेतु किया जाता है, जैसे कि उत्तर पूर्वी भारत में नदी घाटी के अपवाह क्षेत्र के विकास, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को कम करना तथा जलवासी कृषि पर रोक लगाना आदि इस कार्यक्रम के अंग हैं। इस तरह से ग्रामीण विकास मंत्रालय शुष्क तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों के विकास के लिए बनाए गए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम के संचालन के लिए इस उपागम का उपयोग करता है। इसी तरह पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा बिगड़े वनों के विकास हेतु वन रोपण तथा आर्थिक विकास से संबंधित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विशिष्ट क्षेत्रों के विकास योजनाओं को लागू करने के लिए नीति आयोग, पूर्व में योजना आयोग भी इसी उपागम का उपयोग करता है। कई राज्य सरकारें मिट्टी और नमी संरक्षण के लिए वाटरशेड के अंतर्गत विशेष कार्यक्रमों का संचालन करती हैं। राजीव गांधी जल भरण प्रबंधन मिशन मध्य प्रदेश में संचालित इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सतही जल संग्रहण और भूजल संवर्धन के द्वारा गांवों में सिंचाई, पीने हेतु और निस्तार तथा पशुओं के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि अकाल सूखे की परिस्थितियों में भी इससे निपटने की क्षमता विकसित हो सके। इस मिशन के अन्य प्रमुख बिंदु निम्न हैं: 1. पानी का समुचित वितरण तथा प्रबंधन। 2. एक फसली कृषि क्षेत्र का 2 फसली कृषि क्षेत्र में परिवर्तन। 3. फसल प्रबंधन तथा कृषि उत्पादन में इष्टतम वृद्धि। 4. पड़त भूमि को विकसित कर इससे उत्पादन हेतु उपयोग में लाना। 5. पशुओं के लिए पर्याप्त चारे का उत्पादन। 6. आवश्यकतानुसार वानस्पतिक आच्छादन में वृद्धि। 7. संसाधनहीन ग्रामीणों हेतु आयमूलक गतिविधियों द्वारा स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराना। 8. महिलाओं को बचत व साख हेतु प्रेरित कर स्वावलंबी एवं सशक्त बनाना। मध्य प्रदेश में जल भरण कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु राजीव गांधी जल भरण प्रबंधन मिशन चलाया गया है। जिला स्तर पर जिला पंचायत इसकी नोडल एजेंसी है। इसके अंतर्गत रोजगार आश्वासन स्कीम, एकीकृत जल विकास कार्यक्रम तथा सुखोन्मुख क्षेत्र विकास कार्यक्रम चल रहे हैं। इनके साथ ही राज्य में वर्षा आधारित क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय जल भरण विकास परियोजना तथा नदी घाटी विकास परियोजना भी संचालित हो रही है। राज्य सरकार जल अभिषेक नाम का एक विशेष कार्यक्रम चला रही है। जल भरण कार्यक्रमों में 3 बड़े कार्यक्रमों राजीव गांधी जल भरण प्रबंधन मिशन, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास हेतु राष्ट्रीय जल भरण विकास परियोजना तथा नदी घाटी विकास परियोजना ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। इनमें क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजीव गांधी जल भरण प्रबंधन मिशन सबसे महत्वपूर्ण है। जलाभिषेक मिशन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2 अप्रैल 2006 को जलाभिषेक अभियान का क्रियान्वयन राज्य स्तरीय जल अभिषेक सम्मेलन में प्रारंभ किया गया। इस अभियान में जल संरक्षण और संवर्धन को शासन तथा समाज का प्राथमिक दायित्व बनाया गया। इसके अंतर्गत उपलब्ध वर्षा जल का यथासंभव संरक्षण, भूजल संवर्धन, जल संरक्षण तथा संवर्धन, संरचनाओं का यथोचित रखरखाव और जल के उपयोग के प्रबंधन को प्रमुखता से शामिल किया गया। मध्य प्रदेश में जिलों की पर्यावरणीय विशेषकर जल संसाधन, भूमि तथा मिट्टी की दशा, वन विनाश तथा निवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए 26 जिलों को वरीयता सूची में रखा गया। यद्यपि इस मिशन का कोई न कोई कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। राजीव गांधी जल भरण मिशन, जल भरण प्रबंधन मिशन 12 जिलों क्रमशः भिंड, छिंदवाड़ा, धार, झाबुआ, खरगोन, रतलाम, रायसेन, सतना, शहडोल, शिवपुरी, सिवनी और सीधी तथा वर्षा आधारित क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय जल भरण विकास परियोजना 11 जिलों क्रमशः बैतूल, छिंदवाड़ा, गुना, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खरगोन, मंडला, मंदसौर, सतना और शाजापुर में लागू है। इस तरह कुछ अपवाद के सहित इनका वितरण एक से एक दूसरे का पूरक है। एकीकृत जल विकास कार्यक्रम तथा
सुखोन्मुख क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 25 जिले चुने गए हैं, जबकि रोजगार की परियोजना 19 जिलों में संचालित हो रही हैं। ये जिले राज्य के पश्चिमी तथा पूर्वी भाग में स्थित हैं। इसके विपरीत राज्य का तथा मध्य जिले इनसे वंचित हैं। जिन जिलों में ये कार्यक्रम चल भी रहे हैं, वहाँ इनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भी काफ़ी अंतर है। उदाहरण के लिए झाबुआ जिले में 40% क्षेत्र इन कार्यक्रमों के अधीन है, जबकि दतिया जिले में 4% से भी कम है। इस तरह इससे हो रहे लाभ और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसे सभी जिलों में लागू किया जाना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1. पहरासी बांध ग्वालियर में अवस्थित है। 2. मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? महानदी। 3. चंबल नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है? इंदौर। 4. मध्य प्रदेश में किस स्थान पर 2 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम है? अमरकंटक। 5. मध्य प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? मुरैना। 1. कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ताप्ती। 7. कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा। 8. चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महू। 9. चचाई जलप्रपात है रीवा में। 10. निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? गांधी सागर। 11. ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल में। 12. हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? महानदी पर। 13. चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? गांधी सागर। 14. निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती? सोन। 15. कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बाणसागर। 16. चंबल नदी घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है? गली। 17. विदिशा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। 18. कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती? कृष्णा। 19. नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियाँ दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। तवा। 20. तवा परियोजना स्थित है होशंगाबाद में। 21. ताप्ती नदी का उद्गम और अंत बैतूल और खंभात की खाड़ी में। 22. नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक। 23. बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पर है? सोन नदी। 24. कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? नर्मदा। 25. उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे है? शिप्रा। 26. मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात। 27. नर्मदा नदी के बेसिन का अपहरण निम्न में से किस नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा किया जाता है? वेनगंगा और उसकी सहायक नदी। 28. जलदीप परियोजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की थी? इंदिरा सागर। 29. भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? चित्रकूट प्रपात। 30. नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई 1077 किलोमीटर। 31. भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन गोदावरी बेसिन। 32. निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? बेतवा। 33. पूर्व भोपाल राज्य का पहला सिंचाई टैंक पलाखमती रायसेन में स्थित है। चैप्टर 7 जलवायु। किसी भी क्षेत्र विशेष की लंबी अवधि 25 से 30 वर्ष के दौरान मौसम संबंधी दशाओं को जलवायु कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जलवायु विविधता पूर्ण है। यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान में तथा एक ऋतु से दूसरी ऋतु में तापमान एवं वर्षा की मात्रा में काफ़ी अंतर है। मध्य प्रदेश की जलवायु भारतीय जलवायु का ही प्रतिरूप है, अर्थात उष्णकटिबंधीय जलवायु, परंतु कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक गर्मी पड़ती है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, लेकिन जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में, जबकि जलवायु का बदलाव 50 या इससे अधिक वर्षों में आता है। भारत में 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होता है। सूर्य की किरणें सीधी होती जाती है तथा 21 जून को कर्क रेखा के निकट सूर्य लंबवत होता है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से होती हुई जाती है, अतः तेज धूप के फलस्वरूप तापमान बढ़ता जाता है और उत्तर पश्चिम भारत में न्यून वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाता है। 21 सितंबर के पश्चात सूर्य दक्षिणायन होने लगता है।
सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, फलस्वरूप तापमान गिरने लगता है। मध्य प्रदेश की जलवायु इसी विशाल मानसूनी व्यवस्था का अंग है तथा जलवायु के सभी तत्व इसी भारतीय मानसून से निर्देशित होते हैं। मध्य प्रदेश में जाड़े और गर्मी दोनों ही ऋतुओं में वायुदाब की रेखाएं पूर्व से पश्चिम को जाती हैं। जुलाई में जब 1000 मिलीबार की वायुदाब रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है तो हवाओं की दिशा पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती हैं। जनवरी में 1030 मिलीबार की समदाब रेखा पुनः मध्य प्रदेश को काटती हुई जाती है, किंतु हवाओं की दिशा उत्तर तथा उत्तर पश्चिम की ओर होती है। तापमान टेम्परेचर मध्य प्रदेश में तापमान का सीधा संबंध समुद्र की निकटता तथा समुद्र की सतह की ऊंचाई से है। औसत तापमान अवश्य सूर्यताप से निर्धारित होता है। मार्च में सूर्य के उत्तरायण होते ही संपूर्ण मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने लगता है, किंतु उसका वितरण असमान रहता है। प्रदेश के दक्षिणी भागों में समुद्र की निकटता और सूर्य के लंबवत होने के फलस्वरूप औसत तापमान अपेक्षितया अधिक पाया जाता है तथा उत्तर पश्चिम में कम होता है। उदाहरण स्वरूप संपूर्ण उत्तरी मध्य प्रदेश में तापमान 21.1 डिग्री से 28.9 डिग्री सेल्सियस के मध्य मिलता है। होशंगाबाद 26.2 डिग्री सेल्सियस, इंदौर 24.6 डिग्री सेल्सियस, नवगांव 24.2 डिग्री सेल्सियस। मार्च से जून तक प्रदेश का तापमान बहुत तीव्रता से बढ़ता है। जून तक तापमान के वितरण की स्थिति बहुत भिन्न हो जाती है। इस समय मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में औसत तापमान अधिकतम होता है तथा दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर कम हो जाता है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में मई का औसत मासिक तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाता है, परंतु दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में अपेक्षितया कम तापमान रहता है। जून ग्वालियर 35.8 डिग्री सेल्सियस, झांसी 34.6 डिग्री सेल्सियस, सतना 32.9 डिग्री सेल्सियस, खंडवा 31.5 डिग्री सेल्सियस, जबलपुर 31.3 डिग्री सेल्सियस तथा नीमच 31.2 डिग्री सेल्सियस। मानसून के आगमन के कारण मध्य प्रदेश के अधिकतर भागों में जून का औसत तापमान मई से कम हो जाता है। जून में औसत तापमान से प्रदेश का तापमान अचानक गिरने लगता है तथा जून की तुलना में जुलाई का तापमान बहुत कम हो जाता है। जुलाई सतना 28.4 डिग्री सेल्सियस, जबलपुर 26.9 डिग्री सेल्सियस तथा सागर 26.6 डिग्री सेल्सियस। मध्य प्रदेश में सितंबर तक तापमान में अधिक भिन्नता नहीं होती है, किंतु सितंबर अक्टूबर में जब आकाश स्वच्छ होता है तब तापमान में हल्की सी वृद्धि होती है। इसको गर्मी की द्वितीय ऋतु कहते हैं। मध्य प्रदेश में अक्टूबर से जनवरी तक तापमान निरंतर गिरता जाता है। पुनः उत्तरी भागों का तापमान दक्षिण की अपेक्षा कम रहता है। जनवरी ग्वालियर 15.3 डिग्री सेल्सियस, झांसी 17.2 डिग्री सेल्सियस, होशंगाबाद 19.6 डिग्री सेल्सियस। अपेक्षया ऊंचे स्थानों जैसे पचमढ़ी का तापमान अधिक गिर जाता है। मध्य प्रदेश में इस तरह उत्तरी भागों में जाड़े और गर्मी के तापमान का अंतर वार्षिक तापांतर अधिक होता है। यही महाद्वीपीयता का लक्षण है। दक्षिणी हिस्से में वार्षिक तापांतर कम रहता है, जिससे हम समुद्री प्रभाव एवं विषुवत रेखा की निकटता के कारण सामान्यतया ऊंचे तापमान का होना कह सकते हैं। जाड़े की ऋतु का न होना विषुवत रेखा के निकट के प्रदेशों की विशेषता है। मध्य प्रदेश में अधिकतम दैनिक तापमान अधिकतर स्थानों पर मई में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर ग्वालियर में 41.3 डिग्री सेल्सियस, 43.1 डिग्री सेल्सियस से 28.6 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा न्यूनतम दैनिक तापांतर पचमढ़ी में 45 डिग्री सेल्सियस से 23.9 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। मध्य प्रदेश के लगभग सभी भागों में दैनिक तापांतर मार्च में सबसे अधिक होता है। मध्य प्रदेश का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में कई महीनों का सर्वाधिक तापमान खजुराहो में दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान दिसंबर में दर्ज किया गया है, लेकिन सागर जिले में न्यूनतम तापमान जनवरी में दर्ज किया गया है।
मध्य प्रदेश का सर्वाधिक औसत तापमान बड़वानी 46 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान पुरी में दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के अत्यधिक गर्म जिले में ग्वालियर एवं दतिया आते हैं। वर्ष 1995 में गंज बासौदा विदिशा में मध्य प्रदेश का अधिकतम तापमान 48.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वर्षा मध्य प्रदेश वर्षा की मात्रा की दृष्टि से मध्य स्थिति वाला है। मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग अर्धशुष्क तथा अल्पार्द्र है, वहीं दक्षिणी पूर्वी भाग आर्द्र है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा पचमढ़ी में 212.3 सेंटीमीटर, न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा गोहद भिंड में 62.4 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं अरब सागर शाखा तथा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा जहां बंगाल की खाड़ी से होती है, वहीं पश्चिमी भाग अरब सागर से वर्षा प्राप्त करता है। मध्य प्रदेश में वर्षा में भिन्नता का मुख्य कारण मानसून हवाओं के रास्ते पहाड़ पर्वत तथा उच्च भूभागों की उपस्थिति है। मध्य प्रदेश में दक्षिण तथा पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है तथा उत्तरी एवं पश्चिमी भाग की ओर क्रमशः कम वर्षा होती जाती है। सम वर्षा रेखा मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी दिशा में फैली है। मध्य प्रदेश में वार्षिक वर्षा का वितरण 2 कारकों द्वारा निर्धारित होता है। प्रथम बंगाल की खाड़ी से दूरी तथा दूसरा पहाड़ी तथा पर्वतीय भागों की श्रृंखला। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मानसून हवाएं दक्षिण पूर्व दिशा से आती हैं और राज्य के दक्षिण और ऊंचे भूभागों से टकराकर वर्षा करती हैं। मध्य प्रदेश में वर्षा के वितरण में पर्वत प्रमुख भूमिका निभाते हैं। पचमढ़ी एवं मैकल पठार में इसी कारण से अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के मध्य भाग और पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र में अधिक वर्षा होने का मुख्य कारण नर्मदा घाटी से आने वाली अरब सागरीय मानसून शाखा से वर्षा होना है। नर्मदा घाटी सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया में पड़ती है, फलस्वरूप वर्षा कम होती है। उदाहरणतः पश्चिम में निमाड़ मैदान में काफी कम वर्षा होती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम अथवा मलायन भाषा के मॉनसून शब्द से हुई है, जिसका अभिप्राय ऋतु से है। अतः मानसून पवन वे पवन हैं जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है। ये पवन ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु के 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती है। मानसून एक सुपरिचित जलवायवीय घटक है। इसके विषय में जानकारी तो काफी दिनों से है, लेकिन इसकी उत्पत्ति और विशेषताओं के विषय में अंतिम रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। सदियों से होते आ रहे प्रेक्षणों के बावजूद मानसून आज भी मौसम वैज्ञानिकों के लिए एक अबुझ पहेली बनी हुई है। मानसून की सही प्रकृति एवं उसके कारणों को जानने के लिए अनेकानेक प्रयास किए गए हैं, किंतु अब तक कोई भी एक सिद्धांत इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया। वर्तमान में इसका तोड़ तब सामने आया जब मानसून का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर की बजाय भूमंडलीय स्तर पर किया गया। मानसून शब्द भले ही मौसम से बना हो, लेकिन भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से मानसून पवनों के विषय में जानकारी थी। केरल में मानसून पवनों को काल वर्षा के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के पर्जन्य सूक्त में वर्षा का जो विवरण दिया गया है, वह दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा से मेल खाता है। संस्कृत के महान कवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैन के आषाढ़ के प्रथम दिन 15 जून बादलों के आने का जो वर्णन किया है, वह आधुनिक मौसम विज्ञान द्वारा उज्जैन के लिए मानसून के आगमन की तिथि से हूबहू मेल खाता है। भारत की तरह मध्य प्रदेश में वर्षा की मुख्य विशेषता साल के एक ऋतु वर्षा ऋतु में केंद्रित होना है। मध्य प्रदेश की कुल लगभग 80 से 90% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है, जो जून से सितंबर तक केंद्रित रहता है।
मध्य प्रदेश में शीतकाल में अक्टूबर से फरवरी वर्षा 12 से 18 सेंटीमीटर, उच्च कटिबंधीय चक्रवातों और शीतकालीन बौछारों के द्वारा प्राप्त होती हैं, जिसे मध्य प्रदेश में माहोट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में अक्टूबर में वर्षा लौटते मानसून से होती है, जबकि जनवरी और फरवरी में पूर्वी चक्रवातों द्वारा होती है। इस समय अधिकांश वर्षा झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, उत्तरी शाजापुर, राजगढ़, पश्चिमी गुना, शिवपुरी, श्योपुर कला, मुरैना और भिंड, ग्वालियर के दक्षिणी भागों पर होती है। वर्षा का वितरण। वर्षा की भिन्नता के आधार पर मध्य प्रदेश को निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, औसत वर्षा वाले क्षेत्र, निम्न वर्षा वाले क्षेत्र। एक अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इस क्षेत्र में स्थित पचमढ़ी, महादेव पर्वत, मंडला, सीधी तथा बालाघाट में अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक औसत वर्षा पचमढ़ी 212.3 सेंटीमीटर होती है। तो औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। इस क्षेत्र में बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर आदि जिले आते हैं। पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण इन जिलों में अधिक आर्द्रता होने से अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में 125 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 3 औसत वर्षा वाले क्षेत्र। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिले इस क्षेत्र में आते हैं। मध्य उच्च पठार, बघेल, बुंदेलखंड का पठार, रीवा, पन्ना पठार में औसत वर्षा होने का मुख्य कारण वायुमंडलीय आर्द्रता का कम होना है एवं क्षेत्रीय स्थलाकृति का प्रभाव है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 75 से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम औसत वर्षा 55 सेंटीमीटर गोहद, भिंड जिला में होती है। 4 निम्न वर्षा वाले क्षेत्र। मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में निम्न वर्षा 50 सेंटीमीटर से 72 सेंटीमीटर तक होती है। इस क्षेत्र में निम्न वर्षा होने का मुख्य कारण मानसून का आर्द्रता से न्यून होना है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ आदि जिले इस क्षेत्र में आते हैं। मध्य प्रदेश प्रमुख वर्षा क्षेत्र तथा औसत वार्षिक वर्षा क्रमांक। क्षेत्र औसत वर्षा। प्रमुख अधिक वर्षा के क्षेत्र। 1 मंडला एवं बालाघाट 152.4 से 165 सेंटीमीटर। 2 सीधी तथा समीपवर्ती क्षेत्र 165.1 सेंटीमीटर। प्रमुख कम वर्षा के क्षेत्र। 1 मालवा तथा बुंदेलखंड पठार 76 से 114 सेंटीमीटर। 2 ग्वालियर, मुरैना, भिंड तथा शिवपुरी 62.5 से 114.3 सेंटीमीटर। 3 खरगोन, धार, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर 76.2 सेंटीमीटर। वर्षा की परिवर्तनीयता। उत्पत्ति की तरह समय और स्थान के संदर्भ में मानसूनी वर्षा की परिवर्तनीयता भी एक प्रमुख समस्या है। औसत से अधिक अथवा कम वर्षा का होना वर्षा की परिवर्तनीयता कहलाती है। यह परिवर्तनीयता औसत वर्षा के दोनों दिशाओं में मापी जाती है। प्रायः वर्षा की परिवर्तनीयता कम वर्षा क्षेत्रों में अधिक और अधिक वर्षा क्षेत्रों में कम होती है। जहाँ वर्षा की परिवर्तनीयता कम होती है वहाँ फसलों के विकास के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध रहता है। इसके विपरीत अधिक परिवर्तनीयता वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि या सिंचाई से ही कृषि संभव है। मध्य प्रदेश में वर्षा की परिवर्तनीयता राज्य में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। यह दक्षिण पूर्व में 15% किंतु उत्तर पश्चिम में 35% के लगभग हो जाती है। अधिकांश मालवा पठार में वर्षा की परिवर्तनीयता 25 से 35% के बीच होती है, किंतु राज्य के मध्य भाग में वर्षा की परिवर्तनीयता 25% से कम पाई जाती है। मध्य प्रदेश के जिलों के आधार पर वर्षा की परिवर्तनीयता की गणना करने पर अधिक अंतर दिखाई देता है। उदाहरणार्थ, पूर्व में स्थित शहडोल में यह 10.9% से लेकर उत्तर में स्थित भिंड में 48.4% तथा पश्चिम में स्थित खरगोन में 48.9% पाई जाती है।
मध्य प्रदेश में औसत वर्षा की परिवर्तनशीलता 19.5% है। वर्षा की परिवर्तनशीलता के आधार पर मध्य प्रदेश के 23 जिलों के 105 विकासखंड सुखोन्मुख घोषित किए गए हैं। इनमें से अधिकांश विकासखंडों में सुखोन्मुख क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जलवायु की परिवर्तनशीलता के कारण मध्य प्रदेश में सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं हर दूसरे साल आती रहती हैं। उदाहरण के लिए पिछले 20 सालों में से 9 साल जलवायुविक आपदाओं के साल रहे हैं। ऋतुएं मध्य प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। यहाँ प्रत्येक ऋतु में तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा और वर्षा की मात्रा व अवधि दूसरी ऋतु से भिन्न होती हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश में सामान्यतः 3 ऋतुएं मानी जाती हैं। ये हैं उष्ण ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु तथा सूखी शीत ऋतु। 1. उष्ण ग्रीष्म ऋतु। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मार्च से प्रारंभ होती है और जून के दूसरे से तीसरे सप्ताह तक रहती है। तत्पश्चात मानसून आता है। मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान ग्रीष्म ऋतु में ही दर्ज किया जाता है। राज्य में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ग्रीष्म ऋतु में 40 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। मध्य प्रदेश में साधारणतः ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। संपूर्ण पश्चिमी मध्य प्रदेश में अप्रैल मई में 2.5 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होती है। इसीलिए ऋतु में आर्द्रता बहुत कम रहती है। तापमान बढ़ने से मध्य प्रदेश में धूल भरी आंधी, लू चलने लगती है। लू अत्यंत गर्म, शुष्क तथा तेज हवा है जो ग्रीष्म काल में उत्तर पश्चिम भारत में चलती हैं। लू जहाँ भी चलती हैं वहाँ खेतों की नमी को चाट जाती हैं। खड़ी फसलें झुलस जाती हैं। भारतीय ऋतु परंपरा। भारत में प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार पूरे वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा गया है। भारत ऋतुएं। क्रमांक ऋतु भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महीने। 1. वसंत, चैत्र वैशाख मार्च अप्रैल। 2. ग्रीष्म, ज्येष्ठ आषाढ़ मई जून। 3. वर्षा, श्रावण भाद्र जुलाई अगस्त। 4. शरद, आश्विन कार्तिक सितंबर अक्टूबर। 5. हेमंत, मार्गशीर्ष पौष नवंबर दिसंबर। 6. शिशिर, माघ फाल्गुन जनवरी फरवरी। उत्तरी और मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से पता चला आया ज्ञान है। लेकिन ऋतुओं का यह क्रम दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाता है। वहाँ ऋतुओं में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। हालांकि इन्हीं परंपरागत ऋतुओं के अनुसार ही भारत में पर्व, त्योहार व उत्सव मनाए जाते हैं। भारतीय साहित्य में इन ऋतुओं को बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। संस्कृत के महान कवि कालिदास ने अपने एक काव्य ग्रंथ ऋतुसंहार में इन 6 ऋतु की विशेषताओं का बहुत सुंदर वर्णन किया है। 2. वर्षा ऋतु। मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु मध्य जून 15 से 20 जून से लेकर मध्य अक्टूबर तक रहती है। वर्षा ऋतु में वर्षा, आर्द्रता एवं धूप की कमी के कारण तापमान गिरने लगता है तथा जून और जुलाई के तापमान में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। उत्तर के भागों में तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस से 29.4 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है, जबकि दक्षिण में 23.9 डिग्री से 26.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह अंतर जुलाई में दक्षिणी भागों में अधिक वर्षा के कारण पाया जाता है। जुलाई माह में लगभग संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिक वर्षा होती है। पश्चिम में भोपाल और सीहोर तक का प्रदेश 16 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा से घिरी होती है। मध्य प्रदेश के पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में सितंबर व अक्टूबर में वर्षा की मात्रा में कमी तथा गर्मी में वृद्धि हो जाती है, जिसे द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। की शीत ऋतु।
मध्य प्रदेश में शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से लेकर मार्च तक रहती है। प्रदेश की न्यूनतम तापमान इसी ऋतु में पाया जाता है। अक्टूबर माह में संपूर्ण मध्य प्रदेश का तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस से 26.6 डिग्री सेल्सियस के मध्य। पेज 108। जनवरी में मध्य प्रदेश से गुजरती हुई 1018 मिलीबार की रेखा अधिक वायुदाब के केंद्र को घेर लेती है तथा 1017 मिलीबार की रेखा राज्य के दक्षिणी भाग से होती हुई जाती है। अतः वायु की दिशा पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण की ओर होती है। यह जाड़े की मानसून की दिशा है। जनवरी में 21.1 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांट देती है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है, लेकिन दक्षिण भाग में तापमान बढ़ता जाता है। शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पश्चिमी विक्षोभ से हल्की वर्षा होती है, जिसे महोट कहते हैं। यह वर्षा रबी की फसल के लिए लाभकारी है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला, वर्षा ऋतु को चौमासा तथा शीत ऋतु को सियाला कहते हैं। मध्य प्रदेश में एकमात्र ऋतु वेधशाला इंदौर में अवस्थित है। मध्य प्रदेश जलवायु वर्गीकरण A.R. सुब्रमण्यम तथा T. श्रीमन्नारायण 1991 ने मध्य प्रदेश की जलवायविक अध्ययन, तापमान और वर्षा के वितरण को आधार मानकर कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर मध्य प्रदेश को 3 जलवायु प्रकारों में बांटा है। 1. अर्धशुष्क एवं अथवा स्टेपी प्रकार, 2. गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु तथा 3. उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। 1. अर्धशुष्क अथवा स्टेपी प्रकार। इस प्रकार के जलवायु का विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में नीमच एवं मंदसौर जिले तथा उत्तर में चंबल घाटी के जिलों शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया और ग्वालियर जिलों के अधिकांश भाग पर है। 2. गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, शुष्क शीत ऋतु तथा गर्म ग्रीष्मकाल। इस प्रकार के जलवायु का विस्तार मध्य प्रदेश के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत भाग पर है। 3. उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं आर्द्र जलवायु। इस प्रकार की जलवायु का विस्तार मध्य प्रदेश के सीमित दक्षिणी भाग पर पाई जाती है। ताप की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग अतितापीय वर्ग में आता है। जलवायु में अन्य तत्वों के साथ जल संतुलन पर विचार कर तथा धारणत्वट की जलवायु के वर्गीकरण की विधि का उपयोग करके मध्य प्रदेश को निम्नलिखित 3 प्रकार की जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। तर अल्पाद्र जलवायु, शुष्क अल्पाद्र जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई अरबी भाषा से। तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है? अतितापीय। 3. भारतीय मानसून के मैकेनिज्म से निम्नलिखित में से कौन सी संबंधित नहीं है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। निम्नलिखित में से कौन सा मौसम से संबंधित आपदा नहीं है? सुनामी। 5. A.R. सुब्रमण्यम तथा T. श्रीमन्नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 3. भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी हैं? दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम। 7. मध्य प्रदेश की जलवायु है मानसूनी। चैप्टर 8 मृदा संसाधन। भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत जो पौधों को उगने एवं बढ़ने के लिए जीवाश्म एवं खनिजांश प्रदान करती है, मृदा या मिट्टी कहलाती है। अर्थात मृदा ह्यूमस से युक्त ढीला पदार्थ है जो पौधों के लिए आर्द्रता तथा आहार प्रदान करता है। बेनेट के अनुसार मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाला असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टान तथा वनस्पति अंश के योग से बनती है। मृदा के 4 घटक होते हैं: खनिज, जैव पदार्थ, जल तथा वायु। मृदा का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण का प्रत्येक तत्व अपना योग देता है। मृदा वैज्ञानिक इसे मृदा जनन कहते हैं।
अपक्षय तथा अपरदन के कारक भूपृष्ठ की चट्टानों को तोड़कर उनका चूर्ण बना देते हैं। इस चूर्ण में वनस्पति तथा जीव जंतुओं के सड़े गले अंश भी सम्मिलित हो जाते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। चट्टानों में उपस्थित खनिज तथा चूर्ण में मिला हुआ ह्यूमस मिलकर पेड़ पौधों को जीवन प्रदान करते हैं। मृदा हमारे जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान तत्व है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है। मृदा से हमें वनस्पति तथा कृषि उत्पाद प्राप्त होते हैं। मृदा की उपजाऊ शक्ति तथा उसकी गहराई पर किसी भी क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था निर्भर करती है। प्राचीन काल में मृदा को दो मुख्य उपविभागों क्रमशः उर्वर, जो उपजाऊ थी, तथा ऊसर, जो अनुर्वर थी, में रखा जाता था। 16वीं शताब्दी में मृदा का वर्गीकरण उनकी सहज विशेषताओं तथा बाह्य लक्षणों यथा गठन, रंग, भूमि की ढाल और मिट्टी में नमी की मात्रा के आधार पर किया जाने लगा। गठन के आधार पर मृदाओं को निम्न प्रकारों में बांटते हैं: बलुई, मृणमय, पांशु, दोमट। इसी तरह रंग के आधार पर मृदा को लाल, पीली, काली इत्यादि वर्गों में रखा जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अनेक संस्थानों द्वारा मृदा के वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए। सन 1956 में स्वतंत्र भारत की मृदा सर्वेक्षण विभाग ने दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मृदाओं का व्यापक अध्ययन किया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने तत्वावधान में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो ने भारत की मृदाओं पर बहुत से अध्ययन किए। मृदा के वृहद अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने के प्रयास के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदाओं को उनकी प्रकृति और उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया। यह वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग मृदा वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। ICAR द्वारा USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण: क्रमांक, प्रकार, क्षेत्र 1000 हेक्टेयर में, प्रतिशत: 1 एसेप्टिसोल्स 1,30,372 1000 हेक्टेयर 39.74%, 2 एंटीसोल्स 28.8%, 3 एल्फीसोल्स 13.55%, 4 वर्टिसोल्स 8.52%, 5 एरिडीसोल्स 4.28%, 6 अल्टीसोल्स 2.51%, 7 मॉलीसोल्स 0.40%, 8 अन्य 2.92%। योग 32,80,055.39। मिट्टियों का प्रादेशिक वितरण: सामान्य रूप से मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं: काली, लाल और पीली जलोढ़ मिट्टी। विशेष अध्ययन की दृष्टि से मध्य प्रदेश की मिट्टी को 5 वर्गों में रखा जाता है: काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, मिश्रित मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर तेलुगु भाषा के रेंगता शब्द से बना है, जिसका तेलुगु अर्थ काली कपास मृदा। भारत में काली मिट्टियाँ दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में मिलती हैं। इसी विस्तृत क्षेत्र प्रदेश का कुछ भाग मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी मुख्यतः मालवा के पठार, सतपुड़ा के कुछ भाग तथा नर्मदा घाटी में मिलती हैं। जिलानुसार मध्य प्रदेश में काली मिट्टी मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर, देवास, सीहोर, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, गुना, शिवपुरी और सीधी जिलों में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना तथा रीवा जिलों में मिश्रित काली तथा लाल मिट्टी मिलती हैं। काली मिट्टी का प्रदेश मुख्यतः वह है जहां दक्कन ट्रैप अथवा बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टान बहुत मोटी तहों में मिलती हैं। इसी काली चट्टान के ऋतुक्षरण से यह काली मिट्टी बनती है। काली मिट्टी का निर्माण क्रिटेशियस युग में दरार उद्भेदन से विक्षेपित
ज्वालामुखी लावा से हुआ है। काली मिट्टी के रासायनिक संगठन से स्पष्ट होता है कि इस मिट्टी में लोहे और चूने की प्रचुर मात्रा है। यही कारण है कि इसका रंग काला होता है। पेज 112 काली मिट्टी के बनने की प्रक्रिया से ज्ञात होता है कि बेसाल्ट के ऋतुक्षरण होने पर लोहे के कणों का ऑक्सीकरण होता है और उसी पदार्थ का लाल रंग होता है। इसके पश्चात निरंतर रासायनिक परिवर्तन तथा मृत्तिका के एकत्रण से मिट्टी का रंग काला हो जाता है। काली मिट्टी जल पड़ते ही चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर कड़ी हो जाती है, जिससे इसमें दरारें बन जाती हैं। इस मिट्टी में नमी संचय की मात्रा अधिक होती है। फलस्वरूप लंबे समय तक बिना सिंचाई के भी कृषि की जा सकती है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम पर्याप्त मात्रा में होता है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी होती है। काली मिट्टी का रासायनिक संगठन क्रमांक, रसायन का नाम, प्रतिशत मात्रा 1 नाइट्रोजन 0.045%, कार्बन 0.49%, अमोनिया 0.002%, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में कार्बोनेट 5%, जलने पर भार में कमी 5%, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अघुलनशील तत्व 70%, सस्कबे ऑक्साइड 6.50%, लोहे के ऑक्साइड 4%, अनबुझा चूना 2.50%, मैग्नीशियम 1.66%, पोटेशियम मोनोऑक्साइड 0.85%, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड 0.95%, पीएच 7.5 से 8.5। मिट्टी काफ़ी उर्वर होती है, साथ ही कपास की कृषि के लिए उपयुक्त भी होती है। यही कारण है कि इसे कपास मृदा भी कहा जाता है। कपास के अतिरिक्त काली मृदा मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, दलहन व तिलहन के कृषि के लिए भी अनुकूल है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। एक गहरी काली मिट्टी, बी साधारण काली मिट्टी, सी छिछली काली मिट्टी। एक गहरी काली मिट्टी, यह मिट्टी नर्मदा की समीपतः मालवा और सतपुड़ा के पठार के विस्तृत भागों में 1.4 लाख हेक्टेयर अथवा राज्य की 0.5% भूमि में पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी में चिकनी मिट्टी की मात्रा 20 से 60% तक मिलती है तथा इसकी गहराई 1 से 2 मीटर तक पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी की उदासीन अथवा कुछ स्थानों पर क्षारीय प्रतिक्रिया होती है। गहरी काली मिट्टी गेहूँ, तिलहन, चना तथा ज्वार के कृषि के लिए बहुत ही अनुकूल है। बी साधारण गहरी काली मिट्टी। काली मिट्टी के प्रदेश का अधिकतम भाग इस वर्ग के अंतर्गत रखा जा सकता है, जिसमें मालवा के पठार का संपूर्ण उत्तरी भाग और निमाड़ प्रदेश सम्मिलित है। मध्य प्रदेश में 162 लाख हेक्टेयर अथवा प्रदेश के 53% भाग में साधारण गहरी काली मिट्टी मिलती है तथा इसकी गहराई लगभग 15 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक है। मालवा के पठारी भाग में साधारण काली मिट्टी का रंग भूरा अथवा हल्का काला है। छिछली काली मिट्टी, यह मिट्टी चिकनी दोमट मृदा है जिसमें 15 से 30% चिकनी मिट्टी की मात्रा है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा श्रेणी पर अत्यधिक मिट्टी का आवरण छिछला 0 से 15 सेंटीमीटर है। यह मिट्टी मुख्य रूप से छिंदवाड़ा, सिवनी तथा बैतूल जिलों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में लगभग 23 लाख हेक्टेयर अथवा राज्य के 7.5% भाग पर छिछली काली मिट्टी का विस्तार है। 2. लाल और पीली मिट्टी। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग विशेषकर बघेलखंड में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। यह प्रदेश मंडला, बालाघाट, शहडोल तथा सीधी जिलों में पड़ता है। लाल और पीली मिट्टी साधारणतः साथ साथ मिलती हैं तथा इस मिट्टी का निर्माण आर्कियन, धारवाड़ एवं गोंडवाना युगीन शैलों से हुआ है, जिसमें बालू का पत्थर, शैल इत्यादि जलज चट्टानें प्रमुख हैं। लाल और पीली मिट्टी में लाल रंग लोहे के कणों के ऑक्सीकरण तथा पीला रंग संभवतः फेरिक ऑक्साइड के जलायोजन के कारण होता है। लाल और पीली मिट्टी में चूने की मात्रा होती है, किंतु निक्षालन के कारण यह वनस्पति को प्राप्त नहीं होती है। इस मिट्टी में ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की कमी होती है। यही कारण है कि इसकी उर्वरता अधिक नहीं होती है, लेकिन उर्वरक की सहायता से इस मिट्टी में धान की खेती की जाती है। लाल और पीली मिट्टी
के गहरे भागों में लोहे के कण का संचय होता है तथा यह मिट्टी अम्ल से क्षारीय होती है। इस मिट्टी का pH 5.5 से 8.5 तक होता है। लाल और पीली मिट्टी का रासायनिक संगठन। क्रमांक, रसायन का नाम, प्रतिशत मात्रा। 1. क्ले की मात्रा 6.30 से 5.30। 2. नाइट्रोजन 0.04 से 0.13 प्रतिशत। 3. कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात 4.80 से 17.6%। 4. एक्सचेंजिएबल कैल्शियम 9.6 से 44.0 मीटर। 5. चिकनी मिट्टी का अनुपात 1.6 से 2.1। 6. SiO2 R2O3 pH अनुपात 6.0 8.2। 3. जलोढ़ मिट्टी। मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग गंगा की घाटी का सीमांत है, अतः यहाँ जलोढ़ मिट्टी मिलती है। यह मुरैना, भिंड, ग्वालियर तथा शिवपुरी जिलों में पड़ता है, जिसका क्षेत्र लगभग 30 लाख एकड़ है। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बुंदेलखंड, नीस तथा चंबल द्वारा निक्षेपित पदार्थ है। जलोढ़ मृदा का pH मान 7 से अधिक होता है। जलोढ़ मिट्टी में बालू, सिल्ट तथा मृत्तिका का अनुपात क्रमशः 50, 19.6, 29.4 होता है। बालू की अधिकता के कारण जलोढ़ मृदा का अपरदन सबसे अधिक होता है। जलोढ़ मृदा के जिस क्षेत्र में भूमिगत जल सतह के निकट है, वहाँ इस मिट्टी में लवणों की मात्रा अनावश्यक रूप से अधिक पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख घटक कार्बोनेट है। यह साधारणतः सूखे क्षेत्र की मिट्टी की विशेषता है। जलोढ़ मृदा नाइट्रोजन, जैव तत्व एवं फास्फोरस की कमी पाई जाती है, जो वनस्पति का पोषक तत्व है। उर्वरता अधिक होने के कारण जलोढ़ मिट्टी गेहूं, कपास, गन्ना आदि फसलों के लिए उपयुक्त है। 4. कछारी मिट्टी। मध्य प्रदेश में कछारी मिट्टी का विस्तार मुरैना, भिंड एवं ग्वालियर जिलों में है। कछारी मिट्टी का निर्माण बाढ़ के समय नदियों द्वारा लाई गई निक्षेपित पदार्थों से होता है। कछारी मिट्टी गेहूं, गन्ना, तिलहन, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। 5. मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी मध्य प्रदेश में अनेक क्षेत्रों में लाल और पीली तथा काली मिट्टी के मिश्रित रूप में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा तथा सीधी जिलों में पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी में फास्फेट, नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी ज्वार एवं बाजरा जैसे मोटे अनाजों की कृषि के लिए उपयुक्त है। मध्य प्रदेश मृदा अपरदन। मध्य प्रदेश में चंबल एवं नर्मदा घाटी में मृदा अपरदन की समस्या है। चंबल नदी अवनालिका अपरदन द्वारा मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड तथा श्योपुर जिलों में मृदा अपरदन करती है। चंबल तथा उसकी सहायक नदियों के दोनों किनारों पर एक चौड़ी पेटी अत्यधिक गहरे खड्डों में परिवर्तित हो गई है तथा ये खड्ड भूमि का ग्रास करते हैं। आंकड़ों के अनुसार 6 लाख एकड़ बहुमूल्य कृषि भूमि इन खड्डों में परिवर्तित हो गई है। मानसूनी वर्षा द्वारा अवनालिका अपरदन के कारण भी इन क्षेत्रों में भूमि का कटाव होता है। मध्य प्रदेश का मुरैना जिला मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का कृषि विभाग कृषि बैंक के साथ मिलकर विश्व बैंक के साथ मिलकर प्रयास कर रहा है। भारत में मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र। क्रमांक, क्षेत्र, कारण। 1. उत्तर पूर्वी क्षेत्र, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तीव्र वर्षा, बाढ़ तथा व्यापक स्तर पर नदी के किनारों का कटाव। 2. हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियां। गाद जमा होने से नदियों में बाढ़ तथा कृषक उर्वर भूमि में तलहटों का जमाव, वनस्पतियों का ह्रास। 3. यमुना, चंबल, माही, साबरमती आदि नदियों के तटीय प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की कृषि भूमि के काफी बड़े भाग का बीहड़ों में परिवर्तित होना। 4. दक्षिण भारत के पर्वतीय भाग, तीव्र ढाल, तीव्र वर्षा तथा कृषि का अनुचित ढंग। 5. राजस्थान व दक्षिणी पंजाब का शुष्क क्षेत्र। पंजाब और राजस्थान के कुछ भागों जैसे भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर तथा कोटा में वायु द्वारा अपरदन।
भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। ये योजनाएं जलवायु की दशाओं, भूमि संरूपण तथा आम लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित है। ये योजनाएं भी एक दूसरे से तालमेल के बिना ही चलाई गई है। अतः मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय भूमि उपयोग की समन्वित योजनाएं हो सकती हैं। भूमि की क्षमता के अनुसार ही वर्गीकरण किया जाना चाहिए। भूमि उपयोग के मानचित्र बनाए जाने चाहिए और भूमि का सर्वथा सही उपयोग किया जाना चाहिए। मृदा संरक्षण का निर्णायक दायित्व उन लोगों पर है जो उसका उपयोग करते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ है? मालवा पठार। कौन सी मिट्टी काली मिट्टी की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी। 3. मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है? मुरैना। 4. रेगुर मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। 5. मध्य प्रदेश भूमि सर्वेक्षण अधिनियम 1947 में अधिनियमित किया गया था। 6. मध्य प्रदेश का जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना निम्न में से संबंधित है? पुरानी या मौजूद सिंचाई योजनाओं के पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण द्वारा कृषि उत्पादकता में सुधार करना। 7. भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता तथा भारी मात्रा में जैविक पदार्थों की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दलदली पीट मिट्टी। 8. मध्य प्रदेश भूमि अधिनियम के उपयोगों का नियमन 1948 में अधिनियमित किया गया था। 9. मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ निरसन अधिनियम को 1992 में अधिनियमित किया गया था।